बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फ़हीम अब्बास और मैं आपको न्यूज़ कैफ़े में खुशामदीद कहता हूं। और मैं हूँ ज़हरा रज़ा। मेरी तरफ से भी आप सब लोगों को खुशामदीद। उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे और आज हफ्ते का पहला दिन भी है। उम्मीद है कि इसकी शुरुआत अच्छी सोच और एक पॉजिटिव सोच के साथ करें आप लोग। एग्जैक्टली और हफ्ते के इस पहले दिन हमने जिस मौजू का इंतखाब किया है वो बहुत ही एक उम्दा मौजू है और इस हवाले से हम बहुत कुछ जानते हैं। तकरीबन सभी बातें हम जानते हैं, मगर उन सबको रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारी ज़िंदगियों में एक बेहतर असर जो है वो सामने आ सके, हम एक बेहतर इंसान और बेहतर शहरी के तौर पे जो है उभर के सामने आ सकें। और यही हमारा आज का मौजू है कि अच्छे शहरी की जिम्मेदारियां क्या होती हैं। हमें वैसे तो एक शहरी को किसी भी रियासत में किसी भी जगह रहते हुए हमेशा जो अपनी जिम्मेदारियां हैं वो अदा करनी ही होती हैं, मगर जब कोई मुश्किल वक्त आता है ना तो उस वक्त ये मतलब खुल के सब कुछ सामने आ जाता है कि अब हमें अशद ज़रूरत है कि हम सब अपनी अपनी जिम्मेदारी जो है वो निभाएं। अगर इस मौके पे हमने अपनी जिम्मेदारियां ना निभाई तो इससे हमारी ज़िंदगी भी मुतासर हो सकती है और दूसरे लोगों की ज़िंदगी भी मुतासर हो सकती है। बिल्कुल आपने सही कहा फ़हीम। और फ़हीम, ज़्यादातर हम लोग जो है एक कंप्लेन करते रहते हैं, हम हमेशा अपने हुकूक की बात करते हैं, हम सिस्टम को ब्लेम करते हैं, हम हुकूमत को ब्लेम करते हैं कि हुकूमत अपने जो आम शहरियों के जो फ़राइज़ है वो नहीं निभा रही। लेकिन हुकूक की बात तो सभी करते हैं, लेकिन उनके जो फ़राइज़ हैं, उनकी जो ज़िम्मेदारी है उस पर वो फोकस नहीं करते। तो आज हम उसी हवाले से बात करेंगे। एग्जैक्टली क्योंकि हुकूक और फ़राइज़ का दामन चोली का साथ है। अगर मेरे कोई हुकूक हैं तो मुझ पे उतने ही उसी तरह फ़राइज़ भी हैं। हम समझते हैं कि अच्छा जो मेरे हुकूक हैं वो किसी के फ़राइज़ हैं, वो अपने फ़राइज़ अदा करेगा तो वो मेरे हुकूक जो हैं वो अदा हासिल होंगे मुझे। तो हम चाहते हैं कि बस जो भी है ना हमें लोग जो है वो सब कुछ प्रोवाइड कर दें, हम किसी के लिए जो है ना वो अच्छा ना करें। तो अच्छे शहरी की जिम्मेदारियों के हवाले से आज हम अपने प्रोग्राम में बात करनी है। हमारे साथ एक बहुत ही अहम मेहमान मौजूद हैं, सरदार जुल्फ़िकार साहब। आप एक तज्ज़ियाकार हैं, आपसे हम इसी हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक है, आप कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल अल्लाह का एहसान। और मैं शुक्रगुजार हूँ अब तक की टीम का, चैनल्स का, आप लोगों का कि आपने हमेशा इस नेशन की जो बिल्डअप होती है या कौम की जो तरक्की होती है उसमें हमेशा अहम रोल अदा किया। तो मैं समझता हूँ सर, हमारी यही कोशिश होती है कि कुछ ऐसे मौज़ूआत पे बात की जाए जिससे कौम की और जो यंग जनरेशन है सबकी इस्लाह हो। तो सर आज हम बात कर रहे हैं कि एक अच्छे शहरी की ज़िम्मेदारी क्या होती है। जैसा कि हमने कहा कि हम हुकूक की बहुत ज़्यादा बात करते हैं, फ़राइज़ पे उस तरह से फोकस नहीं करते जिस तरह से हमें करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हम अपने फ़राइज़ अदा करेंगे तो हमें हमारे हुकूक जो हैं वो ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। जैसे कि फ़हीम ने कहा, जो मेरा फ़र्ज़ है वो किसी और का हक है। तो सर सबसे पहले आप मुझे बताइए कि क्या क्या जिम्मेदारियां हैं बाहैसियत शहरी हम लोगों की। सबसे पहली बात यह है कि जैसे आज हमने ये प्रोग्राम आपने रखा, आपके चैनल ने रखा, तो ये भी एक बुनियादी एक जो हमारा कॉज है, जो हमारा मकसद है, उसका ये हिस्सा था कि आपने उसको एक शुरुआत की और हमेशा से की है। मैं ख़ास तौर पे मुबारकबाद देता हूँ आप लोगों को, आपके चैनल को, कि उन्होंने इन इश्यूज़ को हमेशा रेज किया। हर चीज़ का बुनियाद जो है ना वो इंसान से होती है, इंसानियत से होती है। अगर आप कुरान पाक को पढ़ें एज ए मुस्लिम्स, हमें सबसे पहले हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद की दो चीज़ों पर फोकस किया जाता है। और सबसे पहले जो है कहा गया कि हुकूकुल्लाह में रब्बुल इज़्ज़त हूँ, शायद माफ़ कर दूँ, हुकूकुल इबाद में माफ़ नहीं करूँगा, जो लोगों के हुकूक हैं। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा एक मैसेज था। इसमें आप और मैं, हम जितने लोग हैं, हमारे एक रिश्ते हैं, बहन है, बीवी है, बच्चे हैं, अब्बू है, खाला है, मतलब एक जॉइंट हमारा, ख़ास तौर पे मैं अपने मुल्क के वाले से बात करूंगा तो ये रिश्ते हैं। इन रिश्तों को निभाना इसी तरह है जिस तरह के हमारा एक इंसानियत के एक रिश्ते होते हैं, उसी तरह हमारा एक, जिस तरह हम अपने नेशन को बिल्टअप करते हैं, वैसे एक रिश्ते। मेरी जिम्मेवारी है, मेरी बहन की क्या एक्टिविटीज़ हैं, मेरी बहन ने मतलब किस तरह माशरे के लिए पार्टिसिपेट किया, मेरे नेबर्स ने किस तरह किया, ये सारा हमारा एक तयशुदा एक हमारी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हमारा एक बिल्कुल हमें एक पूरा एक वो मिला हुआ है तरीक़ाकार। मगर सरदार साहब, आप नहीं समझते कि हम लोग जो हैं वो अजीब किस्म की सोच के साथ ये काम करने निकलते हैं? अगर फ़र्ज़ करें कि एक आम शहरी की जिम्मेदारी है कि वो
टैक्स जो है वो अदा करे, ठीक है। वो टैक्स अदा करने से पहले ये कहेगा कि हमें मिलता क्या है हुकूमत से, हम क्यों करें, ठीक है। एक आम शहरी की जिम्मेदारी है कि वो सड़क पे जो लाइन लगी हुई है वहाँ पे वो ड्राइव करे, या वहाँ पे आके सिग्नल पे उस लाइन से पहले अपनी गाड़ी, बाइक, मोटरसाइकिल या रुके, ये जेब्रा क्रॉसिंग से पैदल। ओके, क्यों जी, मैं क्यों करूं, बाकी लोग तो उधर से जा रहे हैं, मैं क्यों अच्छा, हम जो अपनी जिम्मेदारी है ना वो नहीं अदा कर रहे सही जगह। मैं इस पॉइंट पे चाहता हूं कि थोड़ी सी रोशनी डालिए कि एक अच्छे शहरी की क्या जिम्मेदारी होती है। सर, मैं समझता हूँ कि खुद को बदलोगे तो बदलेगा पाकिस्तान। मतलब आप खुद से ये शुरुआत करें किसी भी एरिया में, किसी भी जगह में। मैं समझता हूँ कि मेरी जो जिम्मेवारी है, पहले तो मेरी जिम्मेवारी है कि मेरा नेबर्स, मेरा पड़ोसी, मैं अपने पे लागू करूँ जो बाई लॉज हैं। अब जहाँ तक बात है कि टैक्सेस के हवाले से आप बात कर रहे हैं, तो चूंकि यहाँ पे हुकूमत और अपोजिशन का एक रस्सा कशी हमेशा रही कि ये इसका इस्तेमाल सही, वहाँ पे लोग हमारी कौम कन्फ्यूज्ड है कि यार हम, मतलब चूंकि वो उसको भी एक सियासी इशू बनाया हुआ, हालांकि ये सियासी इशू है नहीं, ये नेशन की, एक इंसान की, एक लोगों की अपनी जिम्मेवारी है कि वो नेशन को बिल्टअप करने के लिए वो टैक्स अदा करे, और टैक्स अदा कर रहे हैं। अगर इसी को एक प्रॉपर वे में अदा करें, आप देखिए सर, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का हर शहरी टैक्स दे रहा है, वो इनडायरेक्टली टैक्स दे रहा है आपका। अगर जो चीज़ आप लेते हैं तो उसमें टैक्स उसमें पे करते हैं, जी हाँ। लेकिन अगर उसको आप रिकॉग्नाइज कर दें, एक सिस्टम में लाएं, तो उसका बेनिफिट आपको भी है। लेकिन सर, आप होटल में जाते हैं या किसी भी जगह जाते हैं, आप बिल देते हैं तो उसमें टैक्स मेंशन होता है। बिल्कुल, इवन आप कोई भी चीज लाते हैं तो उसमें मेंशन होता है टैक्स। अगर हमें एतराज भी है उस टैक्स के निजाम से, तो उसके लिए आवाज उठाना भी एक अच्छे शहरी की जिम्मेदारी है। मैं कहता हूं जमहूरी तरीकों को देखते ये हुए पहला राइट है सर। हाँ। अगर सर एक वक्फा आ गया बीच में, तो एक वक्फे के बाद आपसे दोबारा मुलाकात हो रही, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। वेलकम बैक। एक ब्रेक के बाद आपको न्यूज़ कैफ़े में खुशामदीद करते हैं। मैं हूं जहरा रज़ा और मेरे साथ मौजूद हैं फ़हीम अब्बास, और आज हम बात कर रहे हैं कि अच्छे शहरी की जिम्मेदारियां क्या होती हैं और उसे कैसे अंजाम दे सकते हैं। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सरदार जुल्फ़िकार साहब, जो कि तज्ज़ियाकार हैं, और टेलीफोन लाइन पर अभी हमें ज्वाइन किया है राना आसिफ हबीब साहब ने, जो कि माहिर तालीम हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम फ़हीम भाई। सर कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया। बात कर रहे हैं सर कि अच्छे शहरी की जिम्मेदारियों के हवाले से। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जितनी भी सिविलाइज सोसाइटीज़ होती हैं, मुहज़्ज़ब माशरा जिसको हम कहते हैं, वहाँ पर लोग अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करते हैं और उसको निभाते भी हैं। लेकिन पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो बदकिस्मती से पाकिस्तान के लोग जो हैं वो एहसास नहीं करते, अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास नहीं करते, उसको निभाते नहीं हैं उस तरह से। अब कहाँ कमी है? क्या तालीम की कमी है, तरबियत की कमी है, या हमारी सोसाइटी में लोगों का कुछ माइंडसेट इस तरह से बना दिया गया है कि वो लोग अपनी जिम्मेदारी, अपने फ़राइज़ का बिल्कुल एहसास नहीं करते? जी, सबसे पहला जो अंसर है वो दुनिया के जो महज़्ज़ब ममालिक होते हैं, सिविलाइज सिटीज होते हैं या कंट्रीज होते हैं, वहाँ शहरियों में ड्यूटी ऑफ केयर का बहुत ज़रूरी होती है कि वो तालीम याफ्ता हों या ना हो, या किसी भी पेशे के माहिर हों, तो उस चीज़ के लिहाज से उनकी ड्यूटी ऑफ केयर कितनी ज़्यादा है। मिसाल के तौर पे एक मुल्क को जो है सबसे बड़े वसाइल उसके रेवेन्यू जो है टैक्स से आते हैं। तो अगर वहाँ पे आपके जो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है, तो वहाँ का रेवेन्यू इतना ज़्यादा होता है कि वो अपने लोगों के लिए एक सोशल वेलफेयर स्टेट कायम कर पाते हैं। और हमारे यहाँ लोगों को जो है कॉन्शियसनेस ऑफ काइंड जो है वो अभी तक वो डेवलप नहीं हो पाई। उसमें एक अंसर उसमें तालीम की कमी हो सकती है, लेकिन हमने देखा है कि तालीम याफ्ता लोग भी टैक्स इवेजन करते हैं और जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, इस तरह के काम करते हैं, जो इंतहाई तालीम याफ्ता लोग होते हैं जिनको तमाम चीजों का शऊर होता है।
और लोगों को चाहिए कि स्टेट की ओनरशिप लें। यानी अगर 5 करोड़ का घर बनाते हैं तो 500 रुपए का गटर का ढक्कन भी लगा सकते हैं। हाँ। तो ये इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर वो और अपने सर तालीम याफ्ता लोगों को ही हमने देखा है कि वो सड़क पे जा रहे होते हैं और वो अपनी गाड़ियों में बैठे हुए होते हैं, लेकिन गाड़ी को गंदा नहीं करते, बाहर कचरा फेंक देते हैं, सड़क गंदी हो जाए। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं तालीम याफ्ता जो इस तरह की चीजें कर रहे होते हैं। और रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप में एक वेरिएबल होता है आपकी ट्रैफिक के ऊपर कितने कंप्लाइन है। आप क्या लोग जेब्रा क्रॉसिंग पे रुकते हैं, क्या लोग सिग्नल पे रुकते हैं, क्या लोग पार्किंग बॉक्स पार्किंग लगाते हैं या इस तरह की पार्किंग लगाते हैं जिससे दूसरे लोगों को पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट होना। अच्छा राणा साहब ये बताइए कि अगर ट्रैफिक के निज़ाम को बेहतर कर दिया जाए और जबरदस्ती डंडे के जोर पे जो है सबको सड़कों पे हम मतलब अगर निज़ाम को बेहतर कर लिया जाए तो क्या सारे सबके सब अच्छे शहरी बन जाएंगे या वो एक मतलब अच्छे शहरियों का मुआशरा बनेगा जहां पे सब लोग डंडे के जोर पे नहीं, वो खुद से जिम्मेदारी को समझते हुए उस रास्ते पे चल रहे हैं? जी ये जो लॉ होता है बेसिकली लॉ से ज्यादा जो होता है लोगों की अपनी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। कानून तो चलो बन जाता है, उस पर इम्प्लीमेंट भी हो सकता है और कुछ आप देखिए खलीजी ममालिक ने अमल दरामद कराने की कोशिश भी की वो कहीं हद तक कामयाब भी हुए। लेकिन असल चीज होती है लोग उसकी ओनरशिप लें और जब लोगों को कोई भी ना देख रहा हो और लोग खुद इस चीज का इदराक करें कि ये हमने एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप का मुजाहरा करना है और हमने जो चीजों को देखना है वो उस अंदाज में देखना कि हमारा इंडिविजुअल राइट टू रिडीम क्या है, हमने देखना है कलेक्टिव हम लोगों के लिए क्या कर सकते हैं। और हो सकता है आपको थोड़ी तकलीफ हो कि अगर आप किसी हॉस्पिटल या किसी जगह जाएं आपको थोड़ा दूर जाके गाड़ी का यू टर्न लेना पड़े, लेकिन वो पब्लिक इंटरेस्ट में बहुत ज्यादा एक बेहतर चीज है। और दूसरा कि अपने इर्द गिर्द होने वाले हालात पे क्रिटिकल थिंकिंग लोगों के लिए बहुत जरूरी है। अगर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनना है तो आप में तनकीदी सोच होनी चाहिए, तनकीद बराए इस्लाह, तनकीद बराए इस्लाह और तनकीद बराए तजावीज होनी चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इस तरह की तनकीद जो है जैसे तनकीद बराए तनकीद है वो दुनिया में कहीं भी महज़ब माशरों में काबिल कबूल नहीं। और सिविक सेंस का फुकदान जिस माशरे में पाया जाता है वहाँ पे जो है गुड सिटीजनशिप जो है कि बहुत दूर दूर तक उसको आप हासिल नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है। आप में सिविक सेंस कितना है? सही। ठीक हो गया सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच राणा साहब, आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद थे। आपने बड़े एक अंदाज में हमारे इस मौजू पे आपने गुफ्तगू की है। ऑनरशिप की इन्होंने बात की जो कि मेरे ख्याल से बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट की फैक्टर है। अगर हम सब अपनी अपनी ऑनरशिप लेंगे अपने काम की, अपनी जिम्मेदारी की, तो ही हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ सकेंगे। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। फिलहाल वक्त हो गया एक ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए न्यूज़ कैफे। एक वक्फे के बाद आपको फिर से हम खुश आमदीद कहते हैं न्यूज़ कैफे में। मैं हूं फ़हीम अब्बास, मेरे साथ है ज़ारा रज़ा और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं सरदार जुल्फ़िकार साहब, जिनसे हम बात कर रहे हैं अच्छे शहरी की जिम्मेदारियों के हवाले से। सरदार साहब, वक्फे से पहले हमने राना आसिफ हबीब साहब की भी राय शामिल की इसी हवाले से, उन्होंने बड़े अहम जो पॉइंट्स थे वो शेयर किए हमारे साथ। सर, अगर जो शहरी हैं मजमूई तौर पर वो लापरवाही बरतें, अपनी जो फ़राइज़ हैं या उनकी जो जिम्मेदारियां हैं वो अदा ना करें, तो एक कौम, मुल्क, रियासत, माशरा मतलब तरक्की से किस तरह मतलब रुक सकता है या तरक्की की राह में किस तरह रुकावट पैदा हो सकती है शहरियों की ये चीज़? सर, मैं समझता हूँ कि हर मुल्क का एक अपना कानून होता है, एक अपना कायदा, एक अपना तरीकाकार है। बेशक। जो पहली कोशिश होती है कि आप किसी को अवेयरनेस दें, आप किसी को एजुकेट करें, आप मतलब स्कूल से लेके मस्जिद से लेके आप एजुकेट करें कि आपके मतलब ये इशू है। दूसरे नंबर पे इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको कानून पे सख्ती से अमल दरामद कराना होगा, जिसमें मैं समझता हूँ कि सबसे पहली बात यह है कि ट्रैफिक का निज़ाम, खासतौर पे जो बाइक्स की और इसकी जो चल रही है, आप ट्रैफिक के निज़ाम को कंट्रोल कर लें, ट्रैफिक के निज़ाम को आप उसको एक सिस्टमाइज तरीके से ले आए। मैं एग्जांपल छोटी सी आपको इस्लामाबाद में दूं, जब मोटरवे बनी थी उसमें पुलिस की एग्जांपल,
तो पहले मंथ में वहाँ पे 2.5 लाख चलान वहाँ पे हुए, क्योंकि लोगों को अवेयरनेस नहीं थी, लोगों के चलान हुए, लोगों ने जोड़ तोड़ की कोशिश की, लेकिन मोटरवे पुलिस ने नहीं की। किसी की नहीं मानी, उन्होंने कहा चलान है तो है। अब पोजीशन ये आ गई है कि वहाँ पे 2,500 के लगभग चलान होते हैं, वो भी जो न्यूली लोग जाते हैं किसी आउट सिटी से, तो वहाँ पे चलान होते हैं। मैं समझता हूँ कि कानून की अमल दरामद के लिए सख्ती से आप पेश आएँ, और ख़ास तौर पे जो सिग्नल्स हैं, आप बाइक्स वालों की मैं देखता हूँ तो उनकी अपनी जिम्मेवारी, अगर वो जिम्मेवारी खुदा न ख्वास्ता नहीं पूरी करते हैं तो फिर रियासत की जिम्मेवारी है कि वो उनको बाई फोर्स उन पे इम्प्लीमेंट करवाए। सर बगैर हेलमेट के, मतलब कुछ ममालिक में तस्वुर भी नहीं कर सकते आपके बगैर हेलमेट के आप बाइक चलाएंगे, या बगैर सीट बेल्ट के आप गाड़ी चलाएंगे। और अच्छा, हमारे यहाँ सीट बेल्ट लगाने का अगर रिवाज है भी, तो जो चला रहा है बड़ा एहसान करके वो उन्होंने सीट बेल्ट लगा ली, साथ बैठे वाले को सीट बेल्ट लगाने का मतलब रिवाज ही नहीं है, कंसेप्ट ही नहीं है। अब सर आपको बताऊं, अगर पुरानी हिस्ट्री उठाएं, आप दुनिया की हिस्ट्री उठाएं, तो इश्यूज वहां पे भी थे, लेकिन कानून की अमल दरामद के लिए वहां पे सख्ती से निपटा गया। आज आप हॉलैंड में जाएं, इंग्लैंड में जाएं, आपको अगर कचरा घर के बाहर मिलेगा तो आपको फाइन करें। आपको डस्टबिन दिए, यहाँ पे बड़ी कोशिश की है गवर्नमेंट ने, डस्टबिन दिए, लेकिन वो लड़के बाइक से जाते हुए फेंक के जाएंगे। अब वो रोड पे जाए, मेन पे जाए, या यही वो उन्होंने जी घर वालों के जोर पे उठा के फेंका कहाँ, ये नहीं पूछा। मेरी भी जिम्मेवारी बनती है एज ए शहरी कि मैं बच्चे से पूछूं या किसी से पूछूं, या जो वो कि जी आपने कचरा डाला कहाँ है, एक दफा उसको पीछे जाके देख तो ले कचरा फेंक कर रहा है। मैं समझता हूँ कि एक घराने से लेके, एक घर के घराने के जो सरबराह से लेके मुल्क के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट तक जिम्मेवारी बनती है कि वो अपने जो उसके शहरियों के हुकूक हैं, या उस पर भी इम्प्लीमेंट हो सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर पे भी हैं, प्रेसिडेंट पे भी हैं। तो ये एग्जाम्पल उन्होंने सेट करना होगा। अगर मेरे बच्चे घर से निकल रहे हैं, उनका सलेंसर नहीं है, अगर उनका बाइक पे नहीं है, मैं जाने दे रहा हूँ, समझ रहे मैंने अपनी जिम्मेवारी पूरी की नहीं। ये बात। अब आप रोड पे जाएंगे, अगर मुझे कोई गाल देगा, बच्चों को किसी को पेन होगी, तो वो मुझे उसके वालिदैन को, पेरेंट्स को बुरा भला करता है, नेचुरली एक जैसे होता है। सही। मैं समझता हूँ कि हमें अपने गली मोहल्ले से शुरू करना चाहिए। मैं घर से शुरू करूँ, मेरी जिम्मेवारी है कि मेरी पार्टिसिपेशन क्या है। मुझे इस मुल्क ने नाम दिया, मुझे इस मुल्क ने पहचान दी, मैंने मुल्क को क्या दिया? हर वक्त वही दिया कि मैं किसी जगह जाऊं तो पता चला जी ये वो करके आया। तो मैं समझता हूं कि शहरियों की जिम्मेवारी बनती है कि वो अपने घर से इम्प्लीमेंट करें, अपनी गली से करें, अपने मोहल्ले से करें, उसके बाद अपनी गली में जाएंगे। मैं अभी नाज़माबाद की साइड पे बड़ी अच्छी यूथ, नई जनरेशन बच्चे हैं, अक्सर देखने जाते हैं, तो उन्होंने एक घर से शुरू करते करते, यकीन करें फ़हीम भाई, कि उन्होंने पूरे मोहल्ले को ऐसे एग्जाम्पल बना लिया। मैं मीडिया के तवज्जुह से आपसे भी कहूँगा सर, आप उनको अगर विजिट करेंगे तो एक अप्रिसिएशन मिलेगी। बिल्कुल, हमें अपने घर से ही स्टार्ट करना होगा। एक कॉलर भी मौजूद है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। मैं खुरम लोधी बात कर रहा हूँ हैदराबाद से। जी खुरम, कैसे हैं आप, क्या कहना चाहेंगे? जी, ये कहना चाह रहा था कि मैं अच्छे शहरियों की वाकई बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, मसलन अपने पड़ोसियों का ख्याल रखना, और रोड पे कचरा वगैरह ना फेंकना, और आपस मतलब अपने शहर को साफ सुथरा करने के लिए रखना। लेकिन ये सब बातें तो ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वो हुकूमत की भी होती है। अब हम सफाई अपने शहर की कैसे रखें? बाहर गटर उबल रहे हैं, तो वो तो नक्काशी का इंतजाम ही गवर्नमेंट के पास है, वो आम शहरी तो नहीं कर सकता ना। तो रोडों के ऊपर अब ट्रैफिक के सिग्नल ही बंद हैं, अब आवाम कैसे उसको वो ठीक करेगी? क्योंकि सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हुकूमत की होती है। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप फिर शहरी उठाते हैं ना। मगर खुरम साहब, आपको लगता है कि हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा मसला है वो सिर्फ गटरों के ढक्कन और सिग्नल्स के टूटे होने का ही है? इसके अलावा हमें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है? ठीक है, हम शिकायत तो हमें करनी चाहिए, हमें आवाज उठानी चाहिए, मगर अपने आप अपने गिरेबानों भी देखना चाहिए हमें मजबूरी तौर पर। फ़हीम भाई देखिए, हमें तो अपने सफाई लाजमी रखनी चाहिए, क्योंकि सफाई निस्फ ईमान है। जब हम अपना घर साफ रखते तो बाहर का भी साफ होना चाहिए। लेकिन मैं वही कहता, सफाई तो उस सूरत में होगी ना, अगर बाहर हमारे रोड के गटर उबल रहे तो हम उसको हाउ कैन इट पॉसिबल कि हम उस गटरों को कैसे साफ कर सकेंगे? वो बात आपकी ठीक है। सर, गटर भी तो हम जो कचरा फेंकते हैं उसके बाइजी भरता है, जो हम सड़कों पे कचरा फेंक देते हैं। कभी आपने किसी प्लॉट में जहाँ पे ये अपना कचरा कुंडी बनी होती है, वहां आपने देखा है कि कोई कचरा लेके आया और ऐसे लहरा के फेंक दिया जिस तरह पता नहीं कॉन्सर्ट के बाद उसने जैकेट फेंकी अपनी? आपने कोई नोट किया ऐसे?
जी, असल में देखें कि हैदराबाद से बात करो ना, हैदराबाद के अंदर बहुत अच्छा सिस्टम ये बना रखा है जिला इंतजामिया की तरफ से कि वो हर गाड़ी एक आती है, हर गली के अंदर वो कचरा पिक करती है और चली जाती है। अगर ऐसा सिस्टम तमाम इलाकों में हो जाए तो मेरा ख्याल है खुद ब खुद ही कचरा खत्म हो जाएगा। बिल्कुल सही, ठीक हो गया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैंने लाहौर में देखा सर, लाहौर में एक सरकारी गाड़ी नहीं आती, एक मोहल्ले को मैं जानता हूँ, वहां पे सब लोगों ने मिल के एक गधा गाड़ी लगवाई हुई है। वो आती है, वो लोगों के घरों से आके कचरा उठाती है और वो लेके चला जाते हैं। वो महीने का 100-200 रुपए देना पड़ता है। शहरी कुछ खुद से भी काम कर सकते हैं, हर चीज आके हुकूमत ने नहीं करनी होती है, करनी होती है। अगर नहीं मिल रही है तो हुकूमत का इंतजार करते रहेंगे हम क्या सारी जिंदगी। एक वक्फे के बाद आपसे दोबारा मुलाकात करते हैं, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े और आज हम अपने प्रोग्राम में बात कर रहे हैं अच्छे शहरी की जिम्मेदारियों के हवाले से। और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं सरदार जुल्फ़िकार साहब जो कि तज़कियाकार हैं। सर, ब्रेक पे जाने से पहले हमारे साथ कॉलर थे और उन्होंने कहा कि शहरी की तो जिम्मेदारी है लेकिन कहीं ना कहीं हुकूमत की भी जिम्मेदारी है। और अगर हम एक तरीके से इसको ऐसे देखें कि हमारे यहाँ कुछ लोगों का मिजाज इस तरह से है जहाँ हम देखते हैं कि चेक एंड बैलेंस थोड़ा कम है या लॉज उस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे, वहाँ हम उस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। तो लॉज की को स्ट्रिक्ट होने का और उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो स्ट्रिक्ट होने की नीड है, क्या समझते हैं सर आप? देखिए, कॉलर ने फ़हीम साहब ने हैदराबाद से कॉल की, उन्होंने कहा जी कि चूँकि गली के बाहर गटर का खुला होता है, गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है। मैं समझता हूँ वो भी एक शहरी की जिम्मेवारी है। वो कंप्लेन करेगा, ऑफिस जाएगा, उसको रिमाइंडर देगा तो जरूर आएंगे। अगर नहीं आएगा तो एक सिस्टम है कि आप उसकी आगे कंप्लेन करेंगे ये बंदा मेरा गटर बंद है, खोलने। तो ये भी एक शहरी की जिम्मेवारी है। मैं समझता हूँ कि अगर शहरी ने एक शहरी होने के नाते उसकी बहुत सारी जिम्मेवारियां बनती हैं कि आपके नेबर्स, पड़ोस। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूँ कि एक हमारे लाइट गई हुई थी एरिया की, तो हमने कहा यार वो पड़ोसी ने कर दी होगी, दूसरे ने कर दी होगी। लास्ट पे कोई 1.5 घंटे बाद मैंने कॉल की कि बोला यार एक कंप्लेन भी नहीं है अभी तक किसी ने की है, तो हमें कैसे पता चले? तो मैं समझता हूँ कि उसने यही आसरे पे थे ना, उसने कर दी, इसने कर दी, और बिजली वालों को किसी ने कंप्लेन नहीं की थी। तो मैं समझता हूँ उसी के बानिस्बत अगर मैं जिम्मेवारी पूरी करता कि मेरी लाइट भी गई है तो मैं डिपेंड ना करूँ, मैं कंप्लेन करता तो शायद वो 1-1.5 घंटे की जो अजियत थी वो अपना बर्दाश्त करते। मैं समझता हूँ कि बुनियादी तौर पर ये हमारी जिम्मेवारी बनती है। मसाजिद का हमारा इतना अच्छा सिस्टम है, अगर आपके एरियाज़ में लोकल गवर्नमेंट आया था, लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम आया था, वो आवाम में से था, वो आवाम थी। लेकिन जब तक एक शहरी जाके शहरी एक से वो एक माशरा बनता है, 2 बने 10 बने, तो वो मैं समझता हूँ कि सरकार ने जो लोग थे, गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज हैं, वो आपके मुतहद हैं। आप उनके पास जाएंगे, आप उनसे शिकायत करेंगे। आप वीकली, मैं कह रहा हूँ कि 10 दिन 20 दिन के लिए, 1 महीने के लिए ये एग्जाम्पल सेट करें कि मैं एक एरिया को टारगेट करें। आपके कोई इशू है, आप यूसी ऑफिस में चले जाएं, उनसे जाके डिस्कस करें कि ये मेरे एरिया की सफाई वाला सुबह नहीं आ रहा है, सैलरी वो ले रहा है, वो तनख्वाह ले रहा है आपकी गली सफाई करने के, आपके गटर्स के, टैक्स के पैसों से वो सैलरी ले रहा है। लेकिन आप उसको जगाएं, ये शहरियों की जिम्मेदारी है। आपको इनिशिएटिव लेने की जरूरत आप उनके पास जाएंगे तो वो आके एक तो जो है वो कोई ठीक है प्रोसेस जो है शुरू होगा। सर थैंक यू सो मच, आप तशरीफ लाए। प्रोग्राम का पहले हिस्से का वक्त जो है वो अपने अख्ताम की तरफ आ रहा है। जरा बड़ी अच्छी बात की सरदार जुल्फ़िकार साहब ने कि अगर आप बदलाव चाहते हैं तो आप अपने घर से शुरू करें। वह ये एक बड़ा अजीब सा एक मिसकॉन्सेप्ट है कि हम लोग बदलना चाहते हैं, हम पूरी दुनिया को बदलना चाहते हैं, ठीक है, या अब एक पूरे मुल्क को बदलना चाहते हैं, पूरे मुल्क के निज़ाम, अपने शहर को कहते हैं कि हम पूरे शहर कराची में ये कर देंगे। ये जो प्रोसेस शुरू होता है ये अपने घर से होता है, खुद से होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता घर से होता है, पड़ोसी से होता है, गली से होता है, मोहल्ले से होता है, इलाके से होता है, फिर शहरों में और मुल्कों तक आपकी जितनी ताकत, जितनी नीयत के साथ, जितनी सच्चाई के साथ काम कर रहे होते हैं, उतना आपको फिर इसका रिस्पॉन्स मिलता है। तो मेरा ख्याल है कि हमें अभी से ये सोचने की जरूरत है और इरादा करने की जरूरत है कि हम अच्छे शहरी की जो जिम्मेदारियां होती हैं वो सारी जिम्मेदारियां हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, एक अलग मौजूद पे बात होगी, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। वेलकम बैक। एक ब्रेक के बाद आपको फिर से न्यूज़ कैफ़े में खुशामदीद करते हैं। मैं हूं ज़हरा रज़ा और मेरे साथ मौजूद हैं फ़हीम अब्बास।
और प्रोग्राम के इस दूसरे हिस्से में हम शहर कायद के एक बहुत ही अहम मसले के ऊपर बात करेंगे। कराची जो कि मुल्क का सबसे बड़ा शहर है, ये शहर मुल्क को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देता है और सबसे ज़्यादा लोगों के रोज़गार इस शहर से वाबस्ता हैं, लेकिन उसके बावजूद बदकिस्मती से यही शहर सबसे ज़्यादा मसाइल का भी शिकार है, जिनमें से एक मसला गैर कानूनी इमारतों की तामीर भी है। और माजी में भी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा जा चुका है कि कराची को कंक्रीट का जंगल बना दिया गया है। आखिर ये कंक्रीट का जंगल किसने बनाया, कौन कौन लोग इसमें मुलव्वस हैं और किस तरह से छुप छुप कर गैर कानूनी इमारतों की तामीर हो जाती है, ये इंतज़ामिया पर भी एक बहुत बड़ा सवाल है। इसी हवाले से आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। इसके ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मोहम्मद मारूफ लॉन साहब, जो कि तज्ज़ियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम मारूफ साहब। वालेकुम सर। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र सर, आप सुने? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, जैसा कि अभी ज़ारा ने बताया कि इस मौजू पे बात करने वाले हैं, इसी हवाले से चीफ जस्टिस साहब ने अभी रिसेंटली कुछ रिमार्क्स भी दिए, तो मैं चाहता हूं कि उन पर रोशनी डालें कि वो क्या रिमार्क्स हैं और वो मतलब किन हालात को देखते हुए चीफ जस्टिस साहब ने इस बारे में जो है वो स्टेटमेंट दी है। जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। चीफ जस्टिस साहब ने पिछले तकरीबन 8-10 दिन 15 दिन पहले जो फैसला सुनाया उन्होंने अपना, जैसा कि पूरे कराची में गैर कानूनी तामीरात की भरमार है और ख़ासकर दिल्ली कॉलोनी और गिजरी PNT कॉलोनी इस इलाके में गैर कानूनी तामीरात जो हो रही है, वहाँ पे 40-40 गज़ पे 8-8, 10-10 मंजिला बिल्डिंगें बनाई जाती हैं और पूछने वाला कोई नहीं होता। इस वक्त आप दिल्ली कॉलोनी में चले जाएं या किसी भी ये जो जितने भी इलाके हैं, वहाँ पे मोटरसाइकिल लेकर बंदा अंदर नहीं जा सकता। हर गलियों को तंग कर दिया गया है, वहाँ पे बिल्डिंगें बना दी गई। इसी तरह गैर कानूनी, जिस पे चीफ जस्टिस साहब ने रिमार्क्स दिए, काम अभी तक वो जो बन चुका वो तो जो बनाया उन लोग गैर कानूनी बनाया, उसमें सारा पूरा एक जो माफिया, ये पूरा सिस्टम माफिया का होता है। ये इस तरह कोई गैर कानूनी ब्लॉक भी नहीं लगा सकता और ये सारे अदारे वाले मिले हुए होते हैं, एंटी एक्रोचमेंट वाले, पुलिस, इसके बाद ये CBC वाले, ये सब मिले हुए होते हैं तो ये बनते हैं। अच्छा, एक मतलब कानून के मुताबिक हर जगह के हवाले से ये तय होता है कि आपने इतने मंजिल घर बनाना है, इतनी स्टोरीज के अलावा आप ऊपर नहीं बना सकते। मगर जिन इलाकों की आप बात कर रहे हैं, यहाँ पे देखा जाए तो वो इन सारे कवानीन से आज़ाद नजर आते हैं। मतलब आपको इतनी बड़ी बिल्डिंग नजर आती हैं छोटे छोटे प्लॉट्स के ऊपर, तो इतनी आज़ादी से कैसे हो सकता है? क्योंकि ये वही, अगर आप या हम कहीं रेत की एक ट्रॉली भी अगर गिरवाए ना, तो फौरन जो है ना पुलिस वाले आ जाते हैं कि जनाब ये आपने रास्ता बंद कर दिया या फलाना हो गया, या तब उसके लिए इतनी नजर होती है, तो इतनी ऊंची बिल्डिंग्स के लिए नजर नहीं होती इनकी। दिल्ली कॉलोनी में वहीं पे आना जाना मेरा लगा रहता है। वहाँ पे जब आप जितना भी ये जो माफिया बैठा हुआ है, रिश्वतखोर सारे, तो एक एक छत का 2-2, 3-3 लाख रुपए लेंगे तो फिर ये काम तो होगा और बनेगी भी। और ये क्या मतलब एक छत का 2 लाख 1 लाख ये रिश्वत के तौर पे कि आप बना सकते हैं, पैसे दें और आप ऊपर बना लेंगे। आप पैसे दें और आप ना उसको एक छत और डाल दें, 2 छतें और डाल दें। क्योंकि बहुत सारे मेरे दोस्त यार सारे मुझे सब ये इन चीज़ों का वहाँ पे ये पूरे एक माफिया बैठा होता है, वरना आप गैर कानूनी एक ब्लॉक नहीं लगा सकते। अभी बीच में एक दोस्त मेरे को ये PNT में तो पुलिस ने सख्ती की हुई है, जब से ये चीफ जस्टिस साहब ने ये रिमार्क्स जारी किए, तो उसके बाद वहाँ पे एक दोस्त है कि वो मेन गेट लगा रहा है, वो नहीं लगा सकता। तो जब वो अदारे वाले अपना काम करने पे आए तो कोई इतनी बड़ी बिल्डिंगें या इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं और रात को छतें डल रही हैं, दिन को छतें डल रही हैं, और ये सारी रिश्वत जाती है बगैर रिश्वत के। या जैसे जब ये इमारतें बन जाती हैं तो उन्हें कहा जाता है कि अब इनको गिरा दें, ये गैर कानूनी है। लेकिन जब इमारतें बन रही होती हैं, जब ऐसी जगह जो कि कम मतलब नहीं है, इमारतों के लिए नहीं है, बनाने के लिए, घर बनाने के लिए नहीं है, वहाँ पर लोग 4-4 मंजिला घर बना लेते हैं, बिल्डिंग्स बन जाती हैं। उस वक्त शहरी हुकूमत कहाँ होती है या सूबाई हुकूमत कहाँ होती है? ये बाद में क्यों ख्याल आता है? देखिए, उस वक्त तो इनको रिश्वत जाती है। जब रिश्वत के पैसे इनके बंद हो जाते हैं, फिर उसके बाद ये खुद ही वो दरख्वास्तें लगाते हैं। जब ये बिल्डिंग बनने में कम से कम 6-8 माह लगते हैं, 1-2 दिन में या रातों में नहीं बनती।
उस वक्त इनको सब रिश्वत इनका पूरे मैं वही कह रहा हूँ कि अब आप इन माफिया को उठा के देख लें जी। पुलिस मिली होगी, सीबीसी वाले मिले हैं, एंटी एक्रोचमेंट वाले हैं, केएमसी वाले, तमाम अदारे जितने भी हैं, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ये भी इसी तरह ही इन्वॉल्व। नहीं देखिए मुझे उसका इल्म नहीं है, मैं ऐसे नहीं बोल सकता। ये सारे करप्ट हैं, ये कोई वो इतने मतलब इन इदारों में से ही कुछ ऐसे लोग हैं जो कि रिश्वत लेते हैं, अलाउ करते हैं, फिर जब तक बिल्डिंग बनती रहती है उनका खाना पीना चलता रहता है। बिल्डिंग बनाने के लिए तकरीबन 6 से 8 माह लगते हैं, ये इतनी बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट बनते हैं। और जो गैर कानूनी जैसी तामीरात होती है, अब अदारे अपना काम भी ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं। एक दोस्त है मेरा, वो भी मैंने उससे इस बारे में डिस्कस की, मैंने कहा यार ये अपना ये बिल्डिंग बना, उसने कहा भाई मैं अपने घर का ग्राउंड +1 का नक्शा 8 से 10 माह हो गए सीबीसी में दिया हुआ है, वो उस पर काम नहीं कर। अब जब अदारे काम नहीं करेंगे तो फिर जो लोग हैं वो मजबूरन अपना घर तो बनाएंगे। अब जब वो ग्राउंड +1 बनाते हैं तो फिर अदारे वाले आ जाते हैं कि भाई आप एक छत और डाल दो, हमें इतने पैसे दे दो, और फिर लोगों को वो कि भाई अदारे वाले हमारे साथ हैं। अब ये बन गया सब, अब अंदर उन लोगों का कसूर नहीं है जिन्होंने खरीदे है, जो मतलब इस वक्त 60-70 लाख रुपए 80 लाख रुपए का वो सारी जिंदगी जब वो पूंजी लगा के एक फ्लैट खरीदते हैं, अब उसको गिराना इतना आसान नहीं है। सही है सर, इसमें जो अभी तक चीजें समझ में आ रही ना, एक तो बिल्डर्स जो हैं वो उनके हवाले करते हैं कि जो ऐसे इलाकों में जाते हैं, चीज बनाते हैं और आगे सेल करके चले जाते हैं, एक वो। दूसरा, रिश्वत लेने वाले जो हैं वो इदारों की बात आपने की, मगर वो लोग जो अपनी सहूलत के लिए रिश्वत देने को भी तरजीह देते हैं एक आम शहरी के हवाले से, वो भी हम जिक्र करना चाहते हैं। छोटा सा वक्फा आ गया बीच में, एक वक्फे के बाद दोस्तों आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुशामदीद कहते हैं हम न्यूज़ कैफ़े में। न्यूज़ कैफ़े में मैं हूं फ़हीम अब्बास, मेरे साथ हैं ज़ारा रज़ा और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब मारूफ लोन साहब। और अभी अभी हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है लियाकत अली खान साहब ने, जो कि माहिर क़ानून है, और हम आज बात कर रहे हैं ये जो गैर कानूनी तामीरात के हवाले से कि जो बिल्डिंग्स जो हैं वो बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, या ऐसी बिल्डिंग्स जहाँ पे ऐसी इमारतें कि जो गैर कानूनी तौर पे जो बनाई गई हैं और जिससे नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उस पर बात की जा रही है। और ये सारे रिश्वत और ये इदारों की जो करप्शन है उसकी वजह से ये सारी चीज़ें पॉसिबल होती हैं। चीफ जस्टिस साहब ने अभी हाल ही में इस हवाले से फैसला भी सुनाया, तो उसी बारे में हम बात करते हैं लियाकत अली खान साहब से, जो टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह भाई, मैं ठीक हूँ। बिल्कुल ठीक। अच्छा लियाकत भाई, अभी ये जो फैसला आया कि जो गैर कानूनी तौर पे तामीर इमारतें हैं इनको गिरा दिया जाए, तो इसमें एक सवाल ये है कि इस तरह की जितनी आबादियां जिनका अभी वक्फे से पहले मारूफ साहब जिक्र कर रहे थे, यहाँ पे बहुत सारी इमारतें ऐसी हैं जो बिल्डर्स आए उन इलाकों में, उन्होंने आके वहां पे कोई 8-8 मंजिला इमारतें बनाई और वो बेचने के बाद वो चले गए। अब एक गरीब आदमी जिसको वहां पे कोई 40-50 लाख में 60 लाख रुपए में सर छुपाने के लिए एक फ्लैट मिल गया, वो वहां पे रह रहा है, अब ऑर्डर आ गए कि ये गिरा दिया जाए, बिल्डर तो पैसे लेके जा चुका है। अब उन लोगों के साथ क्या होगा? क्या उन्हें कंपनसेट किया जाएगा, या वो बिल्डिंग वाले मिलके स्टे ले लेंगे, फिर ये बात जो है वो हवा में चली जाएगी सारी? ये होगा क्या? या आइंदा या जिन लोगों ने रिश्वतें लेके अलाउ किया हुआ है उनको कॉलर से पकड़ के बाहर लाया जाएगा? जरा कानून के दायरे में ये बताइएगा कि क्या होने वाला है। बिल्कुल आपने सही फरमाया कि बिल्डर तो अपना काम करके चला गया, फंसता है गरीब आदमी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात मौजूद हैं कि जो गैर कानूनी इमारत हैं, जो सरकारी जमीनों पर बनी हुई हैं, जो एमिटी प्लाट्स के ऊपर बनी हुई हैं, जो नालों के ऊपर तजावजात हैं, इनको जो है आपने देखा सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा कि इनको जो है ना गिरा दिया जाए और वहाँ पे जो है ना लोगों को हटाया जाए। और साथ साथ जो है ना देखें, सुप्रीम कोर्ट अब जब ये बात कर रही है तो हम साथ साथ सुप्रीम कोर्ट से ये भी अपील करेंगे कि जो इसमें विक्टिम लोग हैं, जो खैर एमिनिटी प्लाट्स पे बैठे हैं, जो सरकारी जमीनों पे बैठे हैं, जो नालों पे कब्जा करके बैठे हैं, वो तो एक और बात है कि तजावजात है, उनको हटना चाहिए, ठीक है, वहाँ पे रास्ते क्लियर होने चाहिए। लेकिन जहाँ पर जो है बिल्डर्स ने बिल्डिंगें बनाई और लोगों से पैसा लिया है, तो उनकी बाकायदा जो है एक कमेटी बना के उसकी इंक्वायरी करवाई जाए और उस बिल्डर को पकड़ा जाए। उसका तमाम रिकॉर्ड्स केडीए के पास, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के पास मौजूद है। उससे वो पैसा जो है ना, जो विक्टिम लोग हैं वो रिकवर करके उनके हैंड ओवर किया जाए।
अब यहाँ पे आपको ग्राउंड +1 की इजाजत है, यहाँ पे 8 मंजिला बनी हुई है। आपको गैर कानूनी तामीरात की जो है बेशुमार भरमार मिलेगी। उसके अंदर क्योंकि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और KDA के जो अफसरान है वो मिले होते हैं, उनके सामने ये सब हो रहा होता है, लेकिन वो आंखें अपनी बंद कर लेते हैं क्योंकि उनको पैसे मिलते हैं जो ना। अब आपने देखा कुछ अर्सा पहले एक लियाकताबाद के अंदर बिल्डिंग गिरी, जी हाँ। एक आपकी लियारी के अंदर बिल्डिंग गिरी, वहां जी पे हाँ। लोगों की जाने गई। लियाकताबाद में जाना बिल्डिंग गिरी, वहां पे लोगों का नुकसान हुआ। तो ये जो इसके अलावा जो मखदूश इमारतें हैं जिनकी जो है टाइम पूरा हो गया है, जिनको जो है ना डेंजरस करार दिया गया है, उनको भी अभी तक जो है ना वो डिमोलिश नहीं किया गया। और ना ही जो है ना जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी जो गैर कानूनी इमारत है उनका सर्वे किया जाए, उनका ना अभी तक कोई सर्वे किया गया, ना सर्वे करके रिपोर्ट दी गई, और ना ही उनको जो है ना गिराने की कोशिश की गई जो ना। तो ये सारी जो वायलेशन है इसके ऊपर मैं समझता हूँ कि जो है ना इनको फौरी तौर पे जो है ना सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो एक बाइख्तियार इदारा है उसको चाहिए कि वो फौरी तौर पे जो है ना सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल दरामद करें। और जो लोग गैर कानूनी बना के बैठे हुए हैं, जिनके पास अप्रूवल नहीं है, जिसके पास ग्राउंड +1 की अप्रूवल है और वो 5 फ्लोर बना के बैठा हुआ है, तो उसको भी गिराया जाए ताकि वो जो लेकिन सर एक आम शहरी जिसको नहीं पता लॉस के बारे में और वो किसी बिल्डर के पास जाता है और वो उसको आराम से उसको डॉक्यूमेंट्स भी मिल जाते हैं और कुछ पैसा दे के वो घर भी तामीर कर लेता है। जैसे 60 गज पे या 80 गज पे लोगों ने 4 5 मंजिला जो है वो घर बनाए हुए हैं। और जैसा कि हमने पिछले साल बड़े ऐसे केसेस हमने देखे जहाँ पर इमारतें गिर गई और लोगों की जानें भी गई। तो एक आम शहरी की भी गलती है, लेकिन ये जो इदारे हैं जो कि अलाउ कर देते हैं वो किस तरह से सर हो जाता है, ये कैसे पॉसिबल है? देखिए उसकी भी एक इंक्वायरी होनी चाहिए कि कौन लोग हैं, किसने उसको परमिशन दी, कौन इसमें रिस्पॉन्सिबल है, उस वक्त कौन अफसर मौजूद था, किसने उसको ग्राउंड +1 की दी या 60 गज के ऊपर बनाने की कोशिश की, इजाजत दी। तो उस ऐसे लोग जो है ना बिल्कुल पकड़े जा सकते हैं। लेकिन यहाँ कोई वाकया होता है हम उसकी मजम्मत करते हैं, उसके 2-4 दिन तक अखबारात में आता है, मीडिया में आता है, लेकिन वो बात फिर जो है ना वहीं खामोश हो जाती है। ठीक है लियाकत भाई, आपने कहा इंक्वायरी होनी चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, तो हम सब जानते हैं, मगर क्या इंक्वायरी होगी? वो जो बिल्डर्स पैसे लेके चले गए उनको वापस पकड़ के उनसे पैसे लिए जाएंगे? जरा इस हवाले से बताइएगा। जी बिल्कुल, उनसे पैसे भी वापस लिए जा सकते हैं, उनके खिलाफ फौजदारी मुकदमात भी दर्ज हो सकते हैं, उनसे रिकवरी भी हो सकती है, उनको सजा भी हो सकती है। लेकिन यह है कि जब इदारा कोई काम करने की ठान लेता है तो मेरे ख्याल में फिर कोई शख्स कानून से बालातर नहीं है। बिल्कुल सही है। कानून की वायलेशन करता है उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। और ये अगर जो लोग विक्टिमाइज हैं वो खुद भी इंडिविजुअली, उनके पास भी राइट्स है कि वो उस बिल्डर के खिलाफ जाके अगर इदारा कार्रवाई नहीं करता तो वो लोग खुद भी जाके कार्रवाई कर सकते हैं। ना बिल्कुल सही हो गया लियाकत भाई। धोखाधड़ी, फ्रॉड बदयंती बुनियाद के ऊपर उन्होंने उनको जो है ना जिनकी अप्रूवल नहीं थी, जिसकी NOC नहीं थी, जो है ना उसको जो है ना वो पेंट हाउस बेचा या पोर्शन बेचा और उनकी जमा पूंजी चली गई जो बाद में जो है ना वो टूट गया। तो वो खुद भी जो है ना कार्रवाई कर सकते। ठीक है लियाकत भाई, बहुत शुक्रिया, आप हमारे से टेलीफोन लाइन पे मौजूद। दोस्तों यहाँ पे वक्त हुआ है एक छोटे से वक्फे का। वक्फे के बाद आपकी खिदमत में हम दोबारा हाजिर होंगे, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज कैफे, देखते रहिए। वेलकम बैक। एक ब्रेक के बाद आपको न्यूज़ कैफ़े में फिर से खुशामदीद करते हैं। मैं हूं ज़हरा रज़ा और मेरे साथ मौजूद हैं फ़हीम अब्बास। और आज हम बात कर रहे हैं शहर कायद के एक बहुत ही अहम मसले के हवाले से, गैर कानूनी तामीरात के हवाले से। और इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मोहम्मद मारूफ लोन साहब, जो कि तज्ज़ियाकार हैं। सर, बहुत सारी हमने बातें की, लेकिन यहाँ पर एक सवाल कि शहरी की भी तो जिम्मेदारी है ना। अगर बिल्डर्स गलत हैं या इदारों में रिश्वत लेने वाले लोग मौजूद हैं, गलत काम हो रहे हैं, लेकिन एक शहरी जो कि जानता है कि ये जगह गैर कानूनी है, वो किस तरह से उस जगह पे कोई इमारत बना सकता है? या हमने बहुत सारी ऐसी दुकानें देखी हैं जो कि आपको जितना अलॉटेड होता है उससे वो आहिस्ता आहिस्ता आगे वो पोर्शन आगे बढ़ाते रहते हैं। आप सही कह रही हैं। अगर किसी एक आम शहरी ने एक मोटरसाइकिल भी खरीदनी होती है ना, तो उसके नंबर लेके वो मुतल्लिका इदारे पे जाते हैं, जाके देखते हैं कि क्या ये सही है, इसके कागज। तो ये 30-40 हज़ार, 50 हज़ार, 70 हज़ार की इन्वेस्टमेंट के लिए आप ऐसे करते हैं, और एक घर जिसमें आपने सारी जिंदगी रहना होता है उसके लिए कोई तहकीक नहीं होती। नहीं, देखिए पहली बात तो ये है कि आवाम भी इसमें इतनी जो जुर्म और जो काम हो रहा है इसमें आवाम भी इसमें शरीक है। अदारे वाले खुद आवाम को खुद कहते हैं कि आपने ये काम करना है। बीच में मेरे जानने वाले हैं,
जब अदारा अपना काम अगर ईमानदारी से करे तो कोई भी काम ना आवाम कर सकती है। अब आवाम को मजबूर किया जाता है। अब आप चले जाएं किसी भी अदारे में चले जाएं कि भाई मैं लीगल काम करना चाह रहा हूँ, मुझे ये जो मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं इनको क्लियर करें आप, तो अदारे वाले वो करेंगे नहीं, क्योंकि अगर वो लीगल तरीके से आएगा तो फिर वो रिश्वत देगा नहीं। अब जब तक इनको रिश्वत और ये चीज़ें नहीं मिलेंगी तो ये काम करते नहीं है। फिर अवाम को ये खुद उकसाते कि भाई आपने अब आप आ जाएं रोड के ऊपर 4 फुट 5 फुट आप आगे आ जाएं, फिर ऊपर से 6 फुट का छज्जा निकाल लें। अच्छा, फिर जब आप अवाम को रास्ता दिखाएंगे तो फिर अवाम तो करेगी, उनको पता है अदारा यही है और काम करवाने वाले भी यही हैं। तो इस तरह अवाम लोगों का या बिल्डर माफिया ये जितने भी हैं, अब बिल्डरों का भी इतना सबसे बड़ा कसूर जो है वो महकमों का है। महकमे अपना काम ईमानदारी से करें तो बिल्डर की जरूरत नहीं है कि वो गैर कानूनी बिल्डिंग बनाए। अब जब वो बिल्डर को आकर बिल्डर को ऑफर देंगे कि भाई आप इस पे 8 मंजिल के बजाय 10 मंजिल बना लो, आप हमें इतने पैसे दे दो, सबसे पहले आप इन जो महकमे वाले आप चीफ जस्टिस साहब से अपील में करता हूँ कि आप इनको अरेस्ट करें। भाई आप क्यों करवा रहे हैं? अब कितने सारे अदारे हैं, KMC है, ये जो जितने भी अदारे हैं, अब ये आकर खुद लोगों को कहते हैं, फिर लोगों को तो उनको पता है कि भाई मेरा 80 गज का घर है और 10 गज मैंने साथ में गली ले लेनी है, फिर उसको मैंने 90 गज पे बिल्डिंग बनानी है। अब 40 गज पे दिल्ली कॉलोनी में एक बिल्डिंग बनी थी, काफ़ी वो TV वगैरह पे भी चली, 40 गज पे 10 मंजिला बिल्डिंग बनी हुई है। अब आप बताएं कि वहाँ पे CBC का अदारा है, वहाँ पे पुलिस है, उसके बाद ये CBC के वो अंडर में आते हैं, तो वो 40 गज पे 10 मंजिला बिल्डिंग कैसे बनी? देखिए, ठीक है, आपने इशारा किया है इदारों की तरफ, ठीक है, रिश्वत लेने वालों की तरफ। हम ये नहीं कहते कि पूरे का पूरा इदारा ही जो है ना वो गलत है। उसमें एक खास तादाद हो सकती है लोगों की जो मतलब रिश्वत ले रहे होंगे, जो हमने शिकायत सुनी है, आंखों से मैंने अभी तक कुछ नहीं देखा है इस बारे में, मगर रिश्वत लेने वाला जितना बड़ा मुजरिम है उतना ही बड़ा मुजरिम रिश्वत देने वाला भी है। ये देखें, हम दीन इस्लाम ने भी वाज़ेह तौर पे सुने मेरी बात सुने। अब आप लीगल काम करने जा रहे हैं, जब आपको लीगल काम करने नहीं दिया गया या करके नहीं दे रहे हैं तो फिर आप अनलीगली करेंगे। आज जब आप अदारे में जा रहे हैं, आप अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स लेकर जा रहे हैं कि भाई मुझे लीज ग्राउंड +1 या ग्राउंड +2 जो भी नक्शा बन रहा है आप मुझे बना के दें। अब महकमे का काम है, CBC का, KMC का, जिस अदारे की ज़मीन है कि भाई आप उनको वो काम, लोगों के इस वक्त भी फाइलें 3-3 साल से CBC के दफ्तरों में पड़ी हुई हैं। अब जब आप उनको लीगल काम नहीं दोगे तो उन्होंने घर तो बनाने, रोड पे तो उन्होंने रहना लीगल तरीके से, फिर भाई फिर वो अनलीगल तरीके से, क्योंकि उन्होंने लीगल तो सारे ही शहरी जो हैं वो इस तरह की सिचुएशन में होते हैं तो रिश्वत देते हैं, वैसे कोई नहीं वैसे नहीं देते। वैसे देखे कोई बंदा रिश्वत देकर वो अपनी चीज पे रिश्वत देकर झनमी तो नहीं बन सकता, उनको मजबूर किया जाता है कि भाई अब वो लेकर जाएंगे लीज, वो कहेंगे लीज बंद है। अच्छा भाई हमारे प्लॉट का नक्शा बना दो, ये ग्राउंड +1 का नक्शा बना दो, बोलते वो बंद है, वो बनाएंगे नहीं। अब जब वो ये नहीं करेंगे फिर वो खुद आकर उनको कहेंगे भाई आप बना लो, हम बैठे हुए हैं। तो फिर लोगों ने घर तो बनाने हैं ना, उन्होंने रहने हैं ना। अभी जैसे चीफ जस्टिस साहब ने रिमार्क्स दिए कि आप ये बिल्डिंगें गिरा दें, अब उनमें उन लोगों का कसूर नहीं है, आप अदारे वालों को पकड़े जिन्होंने ये बिल्डिंगें बनाई हैं। अब लोगों ने वहाँ पे जैसे किसी ने 60 लाख का, 50 लाख का, 20 लाख का घर लिया, उनकी जिंदगी की जमा पूंजी है सारी, उन्होंने अपनी जमा पूंजी लगाई, उसको गिरा दे, उनको पकड़े। यहीं से कंटिन्यू करेंगे, एक ब्रेक का वक्त हो, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए न्यूज़ कैफे। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुशामदीद कहते हैं हम न्यूज़ कैफे में। न्यूज़ कैफे में आज हम बात कर रहे हैं गैर कानूनी तामीरात के हवाले से और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब मोहम्मद मारूफ लोन साहब। अच्छा मारूफ साहब, जिस तरह अभी हमने इस टॉपिक पे बात करना शुरू की थी तो हमने इस पॉइंट से की थी कि चीफ जस्टिस साहब ने ये हुक्म जारी किया है कि जितनी भी गैर कानूनी तौर पर नाजायज़ जो इमारत की तामीर हुई है इसको रोक दिया जाए, गिरा दी जाए ये इमारतें। क्या इससे मसाइल, ये जो इतना बड़ा मसला है शहर कराची का, ये हल हो सकता है इस तरह के हुक्म से? और दूसरा, क्या इस तरह के हुक्म जारी करने से कि अवाम में ये जो इस तरह के जो गैर कानूनी जो फ्लैट्स वगैरह हैं या इमारतें हैं उनकी जो खरीद है वो रुक सकती है? इस पे तो काफ़ी सारा असर पड़ता रुकता भी है। जैसे चीफ जस्टिस साहब ने रिमार्क्स दिए कि भाई इसको डिमोलिश कर दें, ये कोई हाल नहीं है। इससे तो और मसाइल पैदा होंगे, अवाम सड़कों पे आ जाएगी और जो गरीब आदमी है जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी जमा पूंजी, इसका बेहतरीन हाल ये है
कि जो जिन्होंने ज़मीन पे कब्जा किया उनको उठाया जाए, ठीक है। जिन्होंने बिल्डिंगें बनाई उनसे रिकवरी की जाए, इन पे भारी जुर्माने आयद किए जाएं और फिर इनको लीगल करके, उन लोगों को लीगल करके वही फ्लैट, वही जगह जो उन्होंने दी हुई है उनको दी जाए, ताकि कौमी ख़जाने को भी फ़ायदा हो। अब आप जब लीगल काम करेंगे, इस वक्त अगर ये जितनी गैर कानूनी तामीरात है इनको लीगल किया जाए, अरबों डॉलर जो है पाकिस्तानी ख़जाने में जाएंगे, मगर वो करेंगे नहीं, क्योंकि अगर ये सारा लीगल करेंगे तो रिश्वतखोरों का जो है उनकी रिश्वत बंद हो जाएगी। तो ये अगर लीगली करें तो ये जितना 70% कराची इस वक्त कब्जे पे बना हुआ है, तो इसको अगर लीगल कर लें, अरबों डॉलर जो है पाकिस्तानी ख़जाने में जाएंगे, लोग अपने घरों में रहेंगे। वो ठीक है जिसका उन पे जुर्माना लगाएं, उन पे डबल फीस लगाएं, ट्रिपल लगाएं, ताकि लोगों को लीगल भी करें, ज़मीन के पैसे भी पूरे करें। ये गिरा देंगे, फिर कल को और कब्जा माफिया उठेगा, वो कब्जा कर लेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच मोहम्मद मारूफ साहब, आपका बेहद शुक्रिया, आप तशरीफ लाए और इस हवाले से आपने बड़ी जो मुफीद मालूमात थी वो हमारे साथ और नाज़रीन के साथ शेयर की। दोस्तों हमने सोचा कि इस हवाले से बात करना इंतहाई ज़रूरी है और जब तक हमें किसी मसले के हवाले से आगाही ना हो हम उसके हल की तरफ नहीं जा सकते। इंशाअल्लाह हमने आने वाले वक्त में इन सारे मसाइल को बहसियत कौम सब ने हमने मिल के हल करना है। फ़हीम अब्बास को, ज़हरा रज़ा को, न्यूज़ कैफ़े टीम को दें इजाज़त। आपसे इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।